सो हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मोटिवेट मी एसके में मैं संदीप कक्कड़ आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम टू योर ओन चैनल मोटिवेट मी एसके। सो फ्रेंड्स, आज एक गजब का सेशन होने वाला है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने लिया है और ना केवल आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, हमारे साथ कुछ लाइव ऑडियंस भी जुड़ी हुई है। एट द सेम टाइम हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनको हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप आकर हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को, यूट्यूब की जो हमारी 2500 लोगों की फैमिली है उनको मोटिवेट करें। बट ना केवल मोटिवेट करें, उनको आईटी डोमेन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दें ताकि आईटी इंडस्ट्री में वो करियर कैसे बना सकते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करें। तो वी वेलकम मिस्टर प्रभात रंजन who is with us. He is heading delivery for banking customers in South Africa territory and has expertise in digital and agile transformation. He is having almost 2 decades of work experience in IT domain. तो सर को वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ प्रभात रंजन सर जुड़े हुए हैं। प्रभात रंजन सर, कैसा लग रहा है आपको मोटिवेट मी एस के यूट्यूब चैनल पर आकर? Thank you very much, Sandeep, and thanks to all the participants who have joined, and thanks for watching this video. अच्छा लग रहा है संदीप, अपने इंस्टीट्यूशन के बच्चों से मिलने में, अक्रॉस द वर्ल्ड के लोगों से मिलने में हमेशा ही अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मेरा एक्सपीरियंस अगर किसी के लिए कुछ काम आ सकता है, कुछ मेरा नॉलेज अगर किसी को कुछ हेल्प कर सकता है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। वेरी हैप्पी टू असिस्ट ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो how to venture into IT industry. I have seen people struggling to understand who can join IT, what are the roles available there in IT industries, how to join that, what are the courses that they should do that will benefit them. So let me start with very first thing, how the IT organization is structured, and I will be calling out the roles which are being played in the IT industry or in a project structure. And perhaps when I correlate a role with the activities they play and what are the prerequisites for that, that will help everybody to understand their eligibility, and that will also help them to make themselves prepare to accept the roles they are aspiring for. Will that be okay, Sandeep, or you want some other structure? I think it is going to be fantastic, because if the students are going to learn from your experience and the things coming directly from you, the guru actually in the IT domain, it is really going to help not only the students of our institute, but it is going to help the students, and why only students, the subscribers all across the world. But we will be keeping this particular discussion more into Hindi, because there are a lot of subscribers who are from Hindi speaking community, so we will have some Hindi also. So sir, start करते हैं। जहां तक एक बार आपसे चर्चा हो रही थी तो मेरे माइंड में वही चीज आ रही है, आपके शब्द आ रहे हैं मेरे माइंड में, वो शब्द गूंज रहे हैं। वो ये है कि आईटी इंडस्ट्री हर एक को गले लगाती है, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो या वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो और या फिर डायरेक्ट आईटी का स्टूडेंट हो। तो सर, ये आपसे जानना है हमें कि किस प्रकार से एक एमबीए करके बच्चा आईटी में अपना करियर बना सकता है, या किस प्रकार से एक बीएससी नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड का बच्चा भी आईटी में जाकर अपना करियर बना सकता है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। धन्यवाद संदीप जी। सो जैसा कि आपने कहा कि आईटी में हर किसी का वेलकम होता है। एक आई वुड से कि एक मिथ है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले ही आईटी में जा सकते हैं, या सिर्फ एक ऐसा ही वैसा ही लोग जा सकते हैं जिनको प्रोग्रामिंग आती है। मगर आईटी ऑर्गेनाइजेशन को एट ए लेंथ और एट ए ब्रेड्थ अगर आप पूरा देखें कि ऊपर से नीचे तक कितने हायरार्कीज हैं, ब्रेड्थ में कौन कौन से रोल प्ले हो रहे हैं, तो ऐसा आपको लगेगा कि हाँ, हर किसी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, या आर्ट्स से आ रहा हो, या साइंस से आ रहा हो, या डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस से आ रहा हो। तो ये एडवांटेज होता है उनके लिए जो कंप्यूटर साइंस से आ रहे हों, क्योंकि उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस नॉलेज भी होता है कंप्यूटर साइंस का, जिसमें प्रोग्रामिंग वगैरह का नॉलेज होता है उनका। तो ये तो खैर ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी ने C++, जावा, .NET, पाइथन,
सेलेनियम या कुछ भी ऐसा कोई भी टूल सीख रखा हो और कुछ भी काम कर रहे हो उसके ऊपर, कुछ नॉलेज ले रखा हो, कुछ प्रोजेक्ट कर रखे हो, तो उनके लिए तो एंट्री वेरी मच ऑब्वियस है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है इनके लिए, अगर किसी ने ज्योग्राफी से पढ़ाई कर रखी है, किसी ने इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कर रखी है, किसी ने अकाउंटिंग में पढ़ाई कर रखी है, तो उनके लिए कैसे हम आईटी में कैसे उनको वेलकम कर सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आईटी में रोल्स कितने होते हैं। तो एक अगर छोटे स्ट्रक्चर पे देखा जाए, बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर पे, जो कि अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोजेक्ट टीम, एंड एवरी प्रोजेक्ट टीम हैज वन प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड अंडर दिस प्रोजेक्ट मैनेजर आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, आपको मिल जाएंगे बिजनेस एनालिस्ट, आपको मिलेंगे डेवलपर्स, आपको मिलेंगे टेस्टर्स, आपको मिलेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, प्लस और जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसे आपका आईटिक्स जो हार्डवेयर वगैरह मेंटेन करते हैं, नेटवर्क मेंटेन करते हैं, एचआर वाले होते हैं जो कि उनके जो एचआर ऑपरेशंस है, एचआर रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं उसको प्रोसेस करते हैं, एडमिन वाले होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, ये सारे सपोर्ट फंक्शंस होते हैं। लेकिन जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या जो एक्टिविटीज है, ऑब्वियसली पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना, उसके लिए प्लान बनाना, उसका शेड्यूल बनाना, प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसे होगी, उसकी स्टाफिंग कैसे होगी, कब होगी, कौन सा बंदा कब ऑन बोर्ड होगा प्रोजेक्ट में, कब ऑफ बोर्ड होगा, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना, प्लस क्वालिटी इंश्योर करना कि जो भी कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है, कि अगर कस्टमर ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ मेरे को एक मोबाइल फ़ोन चाहिए जिससे कि मैं किसी चीज़ को स्कैन कर सकूँ, तो वो हाई क्वालिटी पे जो भी एग्रीड क्वालिटी है कस्टमर के साथ, वो क्वालिटी डिलीवर करना, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल ही पता नहीं चल सकता कि ये बंदे को आर्ट्स ग्रेजुएट चलेगा, कॉमर्स ग्रेजुएट चलेगा या सिर्फ साइंस ग्रेजुएट नहीं चलेगा। जिसके अंदर जिसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल सीख रखा हो वो कोई भी इसको कर सकता है। और जब आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में होते हैं तो आपको यही सारी चीजें पढ़ाई जाती है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। और यही सारी चीजें जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जीक्यूट करता है अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल पे। और अब ये देखिए अगर कोई तो आपका यही कहना है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ही कैन बी अ कॉमर्स स्टूडेंट और एमबीए स्टूडेंट आल्सो, एनीवन। सो यूजुअली जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो एक एक्सपीरियंस के बाद ही होते हैं। सो आप ये नहीं देखेंगे कि सीधा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई पैराशूट लैंडिंग हो रही हो, बहुत ही कम होता है। अगर पैराशूट लैंडिंग होती भी हो तो दैट हैपेंस इन पीएमओ एरिया। पीएमओ इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिस। और प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिस क्या है कि दैट पर्सन वर्क्स एज अ शैडो ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर. He takes care of all the things that a project manager does, and he supports the project manager by her or his expertise to achieve the goals of a project. तो वहाँ पे पैराशूट लैंडिंग होती है, पीएमओ लोग आते हैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से, और 2 साल 3 साल 4 साल काम करने के बाद फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं। तो ये हुआ प्रोजेक्ट मैनेजर कॉम्बिनेशन। ओके, सो देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर कमिंग टू माय माइंड कि एक तो आपने बताया प्रोजेक्ट मैनेजर, दूसरा आपने एक और चीज जो बोली क्वालिटी एश्योरेंस, बिकॉज आईटी का जो लड़का रहेगा वो डेवलपर या टेस्टर बन सकता है, बट यहाँ पे जो दो वर्ड्स मुझे लग रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोजेक्ट मैनेजर, तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन इनको करना चाहिए स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो आईटी में आसानी से आ सके, और अगर ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं तो सर क्या होते हैं वो आप प्लीज बताइए। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो सर्टिफिकेशन है वो पीएमआई इंस्टीट्यूशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन यूएस की गवर्निंग बॉडी है जो क्रॉस वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशन देती है। लेकिन एज अ फ्रेशर आप उस सर्टिफिकेशन को नहीं राइट कर सकते, क्योंकि उसके लिए मिनिमम 2000 आवर्स का प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अभी के लिए उसको पार्क कर दीजिए। एक बार आप किसी भी टीम में आ जाते हैं, कोई भी बच्चा अगर एज ए पीएमओ ज्वाइन करता है और 2-3 साल टाइम निकाल लेता है पीएमओ, तो दैट पर्सन बिकम्स एलिजिबल फॉर पीएमआई सर्टिफिकेशन व्हिच इज कॉल्ड पीएमपी, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल्स। एंड इसका फिर और भी है, पीजीएमपी है, प्रोग्राम मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन है ना ऑल, तो वो लेकिन एक एक्सपीरियंस के बाद आता है। जहाँ पे एंट्री लेवल पे रोल है, जहाँ पे अपने बच्चे जिसको टारगेट कर सकते हैं, वो सबसे पहला और सबसे मोस्ट फेवरेबल है बिजनेस एनालिस्ट का। तो बिजनेस एनालिस्ट का रोल ये होता है कि वो जो है एक ब्रिज बनाते हैं डेवलपर कम्युनिटी के बीच में और कस्टमर के बीच में। सो कस्टमर को जो कुछ भी चाहिए,
they keep their requirements or they write their requirement in a very business terms. So अगर आप ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल से देखें तो सबसे पहले बनती है एक BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, दैट कम्स फ्रॉम कस्टमर, और वो बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड होता है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होता है बिजनेस के साइड से, जो कि एक आम डेवलपर को नहीं समझ में आता, यूजुअली नहीं समझ में आता। तो जो बिजनेस एनालिस्ट का रोल है वो प्ले करता है कि उस बिजनेस डॉक्यूमेंट को, जो कि बहुत ज्यादा जार्गन जिसके अंदर होते हैं, टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस वर्ड्स होते हैं, उसको एक सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, अगर मैं इस मतलब बहुत ही हाई लेवल पे बताऊं तो, और उसके हिसाब से वो यूज केसेस लिखते हैं। यूज केसेस क्या है कि कोई भी फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाएंगे कि एज ए यूजर ये करेगा। जैसे अगर आप सपोज कीजिए कि आपने एक एयरलाइंस बुकिंग का टिकटिंग का सिस्टम बना रहे हो, या आप IRCTC रेप्लिकेट कर रहे हो। IRCTC में एज ए यूजर मैं सबसे पहले ट्रेन सर्च करूंगा कि मेरे को ये सोर्स है, मेरा ये डेस्टिनेशन, मेरा ये डेट है। तो ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस एनालिस्ट जो है वो एज ए बिजनेस फ्लो में लिखते हैं, मेन फ्लो में। यूजर है, लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वो ट्रेन सोर्स डालेगा, डेस्टिनेशन डालेगा, डेट डालेगा, कौन से क्लास में ट्रैवल करनी है वो डालेगा, नंबर ऑफ पैसेंजर्स डालेगा, सर्च करने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट करने के बाद वो क्लिक करेगा एंड ब्ला 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 ब्ला, आपका जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है। उस यूज केस के अंदर में फिर ऑल्टरनेट फ्लोज आते हैं कि अगर ऐसा नहीं तो कैसा। तो सपोज किसी ने 2AC का टिकट चेक किया, नहीं मिला तो क्या, ओके, द ऑल्टरनेट फ्लोज ही 3AC का चेक करेगा, ऑल्टरनेट फ्लोज ही दूसरे ट्रेन में चेक करेगा। तो ये सारे ऑल्टरनेट फ्लोज होते हैं। तो और उसके अंदर बिजनेस रूल्स होते हैं। बिजनेस रूल्स हैं कि अगर कोई बच्चा 5 साल से छोटा है उसकी टिकट नहीं लगेगी, अगर कोई 5 साल से 12 साल के बीच का है तो अगर वो बर्थ लेना चाहता है तो उसको फुल टिकट की पैसे लगेंगे, अगर वो सिर्फ ट्रैवल करना चाह रहा है अपने पेरेंट्स के साथ या गार्डियन के साथ तो हाफ टिकट लगेगा। तो ये सारे बिजनेस रूल्स होते हैं। तो उस बिजनेस एनालिस्ट का काम है कि मेन फ्लो लिखना, ऑल्टरनेट फ्लो लिखना, एक्सेप्शन फ्लोज लिखना। एक्सेप्शन फ्लोज हो गए आपके, कुछ एरर आ गया, आपने पेमेंट करी तो उसमें कुछ गलती हो गई, या आपने सोर्स नहीं फिल किया, सीधा डेस्टिनेशन डाला, सर्च दबा दिया, तो आपको जो पॉपअप्स आते हैं, एरर्स आते हैं, प्लीज सेलेक्ट सोर्स स्टेशन और प्लीज एंटर सोर्स स्टेशन, या डेट कैन नॉट बी मोर देन 60 days 90 days समथिंग लाइक दैट, ये सारे एक्सेप्शन फ्लोज हैं। तो एक यूज केस के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, मेन फ्लो, ऑल्टरनेट फ्लो, एक्सेप्शन फ्लो, कौन कौन से मैसेजेस आएंगे, बिजनेस रूल, वैलिडेशन रूल, ये सारे आते हैं। और ये सारा कुछ जो है बिजनेस एनालिस्ट खुद से लिखता है। ओके। अब अगर आप देखेंगे तो इन सबों को लिखने के लिए बिजनेस एनालिस्ट को किसी भी कंप्यूटर बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। इसके लिए जरूरत किस चीज की है? तो सिर्फ एनालिटिकल ब्रेन की, कि आप एक सिचुएशन को कितना एनालाइज करते हैं और कितने सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आप उसको एक यूज केस का स्वरूप देते हैं। राइट। सो जब मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स जो होते हैं, खास करके अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट्स की बात हटा दें, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स जो भी होते हैं वो अपने एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अपने साथ अभी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने भी बड़े सारे असाइनमेंट्स होंगे अपने कोर्स करिकुलम या कर रहे होंगे, जो भी करंट बैच के या जो फ्यूचर बैच के हैं वो करेंगे। बहुत सारे एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उनका रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। वो हर सेमेस्टर में एक ना एक रिपोर्ट आपको पब्लिश करना होता है, आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तो बाय द टाइम दे स्टार्ट जॉब, उनका जो ब्रेन है वो इतना ज्यादा एनालिटिकल हो चुका होता है, इतना ज्यादा एनालिटिकल हो चुका होता है कि अगर बिजनेस ने एक रिक्वायरमेंट सी दी, सिर्फ ऑनलाइन में रिक्वायरमेंट दी, मेरे को मेरे यूजर जो है ट्रेन को सर्च करके और टिकट बुक कर ले। अब वो बिजनेस एनालिस्ट का रोल होता है कि वो उस रिक्वायरमेंट को, 2 लाइनर रिक्वायरमेंट्स को बिल्कुल एक निटी ग्रिटी के अंदर जाकर के एक लाइन, छोटी छोटी लाइन को लिखता है और वो बिजनेस से साइन ऑफ लेता है कि एग्जैक्टली दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, यस और नो। देन बिजनेस में कम एंड से चेंजेस, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी है, ऐसा भी है, इसमें एक चीज और भी ऐड कर दो, क्योंकि ये कि आम मान्यता है और ये देखा जाता है एक्सपीरियंस वाइज। अगर आप देखोगे, कस्टमर को भी खुद नहीं पता होता है कि मुझे चाहिए क्या। तो उस जगह पे बिजनेस एनालिस्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो बच्चे आज यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं किसी चीज को, वो उनका एक्सपीरियंस वहां पे काम आता है कि उसको कितना एनालाइज करते हैं, कितना ब्रेक करते हैं उसको छोटे छोटे लेवल पे, ताकि आप जितने स्मॉल सेगमेंट्स में लेकर के आप कस्टमर के पास जाएंगे, कस्टमर के पास उसकी विजिबिलिटी उतनी बड़ी होगी और उसमें एरर्स कम से कम होंगे, या खास करके मिसिंग रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम आ गया और बाद में फिर प्रोडक्शन से आ रहा है कि अरे ये चीज तो मिसिंग है, विदाउट जेंडर सिलेक्शन के ही चला गया ऐसे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से जो अपने बिजनेस एनालिस्ट हैं वो रिक्वायरमेंट राइट करते हैं।
तो तो अब आप अगर देखेंगे, अगर जी कोई एमबीए ग्रेड है और या फिर एमबीए, अपन एमबीए स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं, तो उसके लिए आप क्या कोर्स सजेस्ट करेंगे अगर वो बिजनेस एनालिस्ट के अंदर जाना चाहता है, वो बिजनेस एनालिसिस को अपना लाइफ, अपना करियर बनाना चाहता है, तो ऐसा कुछ एंट्री लेवल का कोर्स हो जो वो कर सके? बिल्कुल। एक थोड़ा सा डेविएशन लूंगा यहाँ पे। अभी वर्तमान परिवेश में दो तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जिसको वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल में क्या ओके। होता है, पहले रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग हुई, एनालिसिस हुआ, डिजाइन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, टेस्टिंग हुआ एंड इम्प्लीमेंटेशन हुआ। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल वाटरफॉल। राइट। इसी को आइटरेटिव बनाया गया, उसको कहा गया रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, आरयूपी। उतने डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा। एक दूसरा प्रोसेस आया, इवॉल्व हुआ, दैट इज कॉल्ड अजाइल डेवलपमेंट। अजाइल डेवलपमेंट में है कि इट इज नॉट लाइक कि पहले रिक्वायरमेंट लिखोगे, डिजाइन करोगे, एनालाइज करोगे, डेवलप करोगे, टेस्ट करोगे एंड देन प्रोडक्शन में डालोगे, बल्कि ये सारी एक्टिविटीज आप साथ के साथ करते रहोगे। ओके। तो उसमें होता क्या है कि अगर जैसे कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग है, कोई चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, तो अजाइल आपका बहुत आसानी से उसको फिट कर देता है। अब इस प्रोसेस में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होंगे। मैं आपके एक्चुअल क्वेश्चन पे आता हूँ। तो दोनों ही सिस्टम में, चाहे वो वाटरफॉल हो, ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी हो या अजाइल हो, दोनों ही जगह पे बिजनेस एनालिस्ट के लिए सर्टिफिकेशंस हैं। तो पहले वाले में है विच इज कॉल्ड, एक बॉडी है जिनका बीए बॉक पब्लिश होता है, बिजनेस एनालिस्ट बुक ऑफ ओके। नॉलेज। तो अगर उसका सर्टिफिकेशन थोड़ा एक्सपेंसिव होगा और थोड़ा एक्सपीरियंस की भी जरूरत होगी, लेकिन बच्चे अगर बीए बॉक की कॉपी निकाल लें, जो कि बड़े आसानी से नेट पे मिल जाएगा, उसका पीडीएफ वगैरह, या जो सीबैप वगैरह जिन्होंने पहले सर्टिफिकेशन कर रखी है, लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सीबैप की सर्टिफिकेशन कर रखी है। उनसे आप उनके पीडीएफ ले सकते हो, उनका हेल्प ले सकते हो, बहुत जगह पे आपको ये मिल जाएगा। तो बीए बॉक जो है एक ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी में कैसे बिजनेस एनालिस्ट अपना काम परफॉर्म करते हैं, वो सारा कुछ मिल जाएगा। तो सर्टिफिकेशन अगर कोई करना चाहे तो बीए सीबैप की सर्टिफिकेशन कर सकता है। दूसरा जो मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताया अजाइल में, इसमें प्रोडक्ट ओनर कहलाते हैं। तो आप उसका भी सर्टिफिकेशन बच्चे ट्राई कर सकते हैं, और वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 25-26 हजार के आसपास का आता है वो। लेकिन ये दोनों सर्टिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस के बाद ज्यादा रिलेवेंट होते हैं, इमीडिएट उनका रिलेवेंस उतना नहीं रहता। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप, मतलब जो भी बच्चे एस्पायर कर रहे हैं, बीए बॉक पढ़ें प्लस सीएसपीओ की पूरी नॉलेज लें। तो जैसे प्रोडक्ट ओनर की सर्टिफिकेशन भी मल्टीपल बॉडीज देती है, एक स्क्रम अलायंस करके है, वो सीएसपीओ देते हैं, सर्टिफाइड स्क्रम प्रोडक्ट ओनर। पीएमआई जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनका भी एक अपना सर्टिफिकेशन है। तो कहीं से भी कुछ भी, इधर ऑफ दिस टू कोई भी पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, तो ये समझ में आ जाएगा कि बीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और वो कैसे फिट इन कर सकते हैं। और जब वो अपने प्रोफाइल पे लिखते हैं कि यस आई हैव डन दिस बीए बॉक स्टडी या आई हैव डन दिस स्टडी ऑफ प्रोडक्ट ओनर, और अगर कोई सर्टिफाइड है तो ऑब्वियसली मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा कि लोग सर्टिफिकेशन के लिए ही जाएं। अगर सर्टिफाइड बंदा अगर कोई जा रहा है तो निश्चित तौर पे रिज्यूम का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर कोई भी रिक्रूटर जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकता। So being fresher, certified business analyst or certified product owner is a big advantage. वाह। तो अगर एक बार हम थोड़ा सा ये भी आपसे पूछ लें सर कि आरओआई कितना रहेगा, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका माइंडसेट ये रहता है कि यार अगर 25,000 रुपए या 26,000 रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पहली जॉब कितने तक की मिल सकती है? आई एम अ सर्टिफाइड person, Business analyst. professional, then how much, yeah, business analyst, so how much return I will be getting और monthly ROI क्या आएगा and all, क्या See, सैलरी देखिए बिजनेस एक्सपेक्ट कर एनालिस्ट, सकता है? हाँ, बिजनेस एनालिस्ट की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है यूजुअली टीयर 1 कंपनीज में, या जो अच्छी कंपनीज हैं, वहाँ पे आपको पर एनम की सैलरी जो है आपकी 4.5-5 लाख के आसपास की आती है। ओके। 4.5-5 लाख के अगर सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको मंथली सैलरी समवेयर अराउंड 40-45,000 के आसपास आ जाएगी। तो आपका सर्टिफिकेशन का कॉस्ट तो जस्ट 15 डेज की सैलरी में ही निकल गया। हाँ, करेक्ट है। So I think it's a very motivational words by प्रभात सर, because 15 दिन में अगर आपको ROI निकल रही है तो दोस्तों ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक बहुत अच्छा निवेश हो सकता है बिजनेस एनालिस्ट के लिए। अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको, जैसे सर ने बताया, कि सीवी पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है।
सर चलते चलते अब हम एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक और चीज आती है कि लिंक्डइन या नेटवर्किंग जो रहती है, बेसिकली नेटवर्किंग का क्या रोल रहता है स्टूडेंट लाइफ में, बिकॉज अगर वो नेटवर्किंग अच्छी कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो उससे उनको जॉब में क्या एडेड एडवांटेज या एडेड वैल्यू उनको मिल सकती है इफ दे आर गुड एट नेटवर्किंग। आई मीन ह्यूमन टू ह्यूमन नेटवर्किंग आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पहले आपका क्वेश्चन को एड्रेस कर लेता हूँ। सर्टिफिकेशन एंड बीए रिलेटेड अभी और भी चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ। श्योर सर। सो नेटवर्किंग का डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। सो अगर कोई भी बच्चा अगर बिजनेस एनालिस्ट बनना चाह रहा है तो लिंक्डइन पे जाके देखें कि कौन कौन से बीएज हैं, सर्च कीजिए उनको कौन कौन से डिफरेंट कंपनीज में हैं और उनसे कनेक्ट करके आप उनका प्रोफाइल पढ़िए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर आप अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं कि क्या एम आई रियली एलिजिबल, यस और नो, और तब आप पाएंगे कि यस आई एम एलिजिबल, क्योंकि वो कोई भी टेक्निकल काम नहीं करते, दे डोंट राइट कोड। सो ये जो अपना क्वेश्चन है कि क्या कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा आ सकता है कि नहीं, आर्ट्स का बंदा आ सकता है कि नहीं, वो वहां पे एड्रेस हो जाता है। क्योंकि जो भी बिजनेस एनालिस्ट हैं आपके जितने भी आईटी कंपनीज में हैं, दे परफॉर्म मोर और लेस सिमिलर ऑपरेशन। हाँ, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की नॉलेज जरूरी होती है, जैसे सिक्वल वगैरह की नॉलेज जरूरी होती है, तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बच्चे जो है अगर पढ़ के जाएं तो नथिंग लाइक दैट। सो ये मतलब पढ़ के ही जाना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने प्रोफाइल में जरूर लिखें कोई भी आरडीबीएमएस का एक्सपोजर, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर का हो या ओरेकल का हो, एंड बेसिक सिक्वल, बेसिक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मेरे ख्याल से इतना तो सबको अंडरस्टैंडिंग होगी, जो भी हमसे अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता होगा कि एसक्यूएल क्या होता है। तो एक बीए के लिए एसक्यूएल जरूरी होता है, और वो इसलिए जरूरी होता है, मैं आपको कोरिलेट करके बताता हूँ कि जब आप एक रिक्वायरमेंट दिया आपने डेवलपर को कि मुझे ये चाहिए कि एक कंट्री के अंदर कितने स्टेट्स हैं वो लिस्टिंग चाहिए, तो जब वो लिस्टिंग आपको फ्रंट एंड पे देंगे तो आप कैसे वैलिडेट करोगे कि इंडिया में जब मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे को इतने स्टेट्स आने चाहिए थे, या मैंने एक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश स्टेट सेलेक्ट किया तो मुझे 100 सिटीज आने चाहिए थे। तो आप सीधा डेटाबेस में क्वेरी करते हो कि क्या डेटाबेस में इतना ही डिटेल पड़ा हुआ है कि एक मध्य प्रदेश स्टेट है जिसके अंदर 100 सिटीज हैं, तो उसको वैलिडेट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी होता है। और उसमें कोई बहुत हाई लेवल की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, पीएलएसक्यूएल की जरूरत नहीं होती, ना ही उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज लिखने की जरूरत है। बहुत ही सिंपल क्वेरीज लिख करके हाँ इस कंट्री में इस स्टेट में कितने सिटीज हैं, मिल गया डेटा। फ्रंट एंड पे मैंने देखा कि हाँ जी यहाँ पे भी 100 आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा डेटा करेक्ट है। तो ये सारी चीजें जब आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लोगों ने यही लिख रखा है कि हाँ जी मैं फंक्शनल टेस्टिंग करता हूँ, रिक्वायरमेंट कैप्चर करना, बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करना, उनसे रिक्वायरमेंट लेना, ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस कहलाता है। उसको पूरा रिक्वायरमेंट को मैनेज करना कि रिक्वायरमेंट लेकर के आना है, उसको लिखना, लिखने के बाद साइन ऑफ करवाना, साइन ऑफ करवाने के बाद फिर डेवलपर्स को देना, डेवलपर से डेवलप करवाना, डेवलप करवाने के बाद उसको टेस्ट करवा करके और उसको फिर फाइनली वापस बिजनेस को सौंप देना कि लो ये जो तुमने कहा था ये तुम्हारा डेवलप्ड है, इसको चेक करो एंड गिव मी साइन ऑफ ऑन दैट, व्हिच इज कॉल्ड बिजनेस वेरिफिकेशन। तो जब आप लिंक्डइन पे आप ये देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ हमारा लाइफ कैसा होगा आगे चल के, और मुझे क्या क्या जानना चाहिए, और क्या क्या जो प्री कंसीव्ड नोशन है कि ऐसा नहीं, वो आपको क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज की अब आप वहां पे देख सकते हो, अगर आप कनेक्ट करते हो कि कौन सी कंपनी में कितनी रिक्वायरमेंट्स ओपन है, कौन सी कंपनीज हैं जो कि फ्रेशर्स के लिए ओपन है, कौन सी कंपनी है जो फ्रेशर्स को डिस्करेज कर रही है, कौन सी कंपनी में कब फ्रेशर्स की ओपनिंग आती है, कैसे कब किसने स्टार्ट किया। सो फॉर एग्जांपल संदीप कक्कड़ अगर किसी एमएनसी में लगे हुए हैं बिजनेस एनालिस्ट और वो से कि 2002 पास आउट है, उन्होंने लिखा 2002 में से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इट मींस कि दैट कंपनी वेलकम्स फ्रेशर। तो अब आप जो नए बच्चे हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं उनसे, आपकी जो जिससे भी कनेक्ट होते हैं उसके कंपनी के रिक्रूटमेंट वालों से कनेक्ट हो सकते हैं, रिक्रूटमेंट वालों से कनेक्ट होने के बाद अपना प्रोफाइल उनको शेयर कर सकते हैं। लिंक्डइन पे चैट की फैसिलिटी भी है, आप उन रिक्रूटर से चैट कर सकते हो कि जब भी आप ऑफ कैंपस ड्राइव हो या अगर आप बाहर से इन्वाइट कर रहे हो एप्लीकेशन, प्लीज कंसिडर अस। तो कितना कंपेलिंग प्रोफाइल होता है और कितना कंपेलिंग आपका कम्युनिकेशन होता है रिक्रूटर्स के साथ, उतनी ज्यादा आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। अब मैं वापस आता हूँ आपका वो पुराने क्वेश्चन पे कि बिजनेस एनालिस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ बीए बॉक पढ़ना या प्रोडक्ट ओनर पढ़ना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लाभदायक है, लेकिन इससे भी ज्यादा लाभदायक होगा कि अगर किसी डोमेन के साथ हो जाए, उसके अंदर डोमेन का फ्लेवर डालें। तो वर्टिकल्स बहुत सारे हैं, टेलीकॉम है, रिटेल है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है,
विद इन बैंक या फाइनेंशियल्स में अगर आपका वेल्थ मैनेजमेंट है तो रिस्क है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, बहुत सारी चीजें हैं और सबके लिए गवर्निंग बॉडी बनी हुई है। अगर टेलीकॉम है तो टेलीकॉम की गवर्निंग बॉडी बनी हुई है। आपको टेलीकॉम का अगर डोमेन नॉलेज हो जाता है तो जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जो वैसी कंपनी जो टेलीकॉम डोमेन में काम कर रही हैं, अगर आपने एक बीए का सर्टिफिकेशन या नॉलेज ले रखा हो प्लस आपको टेलीकॉम डोमेन की अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास एमबीए की डिग्री है, यू आर द हॉटेस्ट कैंडिडेट इन द मार्केट। उसके पीछे फिर क्या है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है या लिटरेचर है, डजंट मैटर एट ऑल, डजंट मैटर एट ऑल। द पर्सन शुड ओनली नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। इंग्लिश इज डेफिनेटली मैंडेटरी देयर बिकॉज यू विल हैव टू टॉक टू इंटरनेशनल कस्टमर्स। और इंटरनेशनल कस्टमर से जब आप बात करते हैं तो फिर आप किसी भी लोकल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। तो इंग्लिश तो मस्ट ही होगा वहां पे, वो आपके कम्युनिकेशन के लिए। प्लस जब आप यूज केस लिख रहे होंगे या जब आप स्टोरीज लिख रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि डेवलपमेंट के दो वे हैं, ट्रेडिशनल एक अजाइल है। जब आप ट्रेडिशनल में लिखते हैं तो उसको यूज केस कहते हैं, और जब अजाइल मेथोडोलॉजी में लिखते हैं तो आप उसको स्टोरीज कहते हैं। छोटी छोटी स्टोरीज होती है। स्टोरी का मतलब कोई बड़ा लिटरेचर नहीं होता, 1 लाइनर 2 लाइनर स्टोरीज होती है। एज ए यूजर आई वांट टू डू दैट, एज ए यूजर आई वांट टू डू दैट, समथिंग लाइक दैट। तो वो जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है। बट हाँ, चाहे यूज केस लिखें या स्टोरीज लिखें, इंग्लिश की नॉलेज होनी जरूरी है। इंग्लिश हैज टू बी स्ट्रांग इनफ। और ये इरिलेवेंट हो जाता है फिर पीछे चल के कि कौन से बैकग्राउंड से आप आ रहे हो। सिर्फ रेलेवेंस इतना है कि आपने मैनेजमेंट कर रखा है तो दैट सर्टिफाइज दैट यस यू हैव एनालिटिकल ब्रेन। ये डिग्री आपके लिए ये काम आती है। प्लस ड्यूरिंग योर कोर्स आपने जितने भी एनालिसिस की है वो आपको हेल्प करता है आपको अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझने में। और अगर आपने बिजनेस एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन कर रखा है या नॉलेज ले रखी है तो ये आपको समझ में आएगा कि मेरे को कौन सा स्टेप कब करना है और कैसे करना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को भी आप ज्वाइन करेंगे उनको बहुत ज्यादा आपके ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। मुझे ये बताना होगा कि ये बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या है, उनको बताने की जरूरत नहीं रहेगी। प्लस आपने डोमेन अगर नॉलेज ले रखा है तो ये आपको पता होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोर बैंकिंग एप्लीकेशन पे काम करता है, सारी कंपनियां हैं अपनी इंडिया में, जैसे इन्फोसिस का कोर बैंकिंग प्रोडक्ट जो है आपका फिनेकल है, सब लोग जानते हैं। ओरेकल का फ्लेक्स क्यूब है, सिमिलरली टीसीएस का बैंक्स है। तो अगर किसी को कोर बैंकिंग की नॉलेज मालूम है कि हाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है, स्टेटमेंट कैसे जनरेट होता है, स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, तो ये किसी भी कंपनी के लिए आप बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोफाइल लेकर के जाओगे कि यस आई हैव एन एमबीए डिग्री, आई नो what a BA should do and how the BA should do, I also know this domain। तो वैसी कंपनियों को टारगेट करें। अगर आपने बैंकिंग चूज कर रखा है तो वैसी कंपनियों को टारगेट करें जो कि बैंकिंग प्रोडक्ट्स पे बैंकिंग कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपने टेलीकॉम पे सर्टिफिकेशन कर रखा है या टेलीकॉम डोमेन का एक्सपीरियंस ले रखा है तो वैसी कंपनी को टारगेट करें जो कि टेलीकॉम कंपनी है। वापस आते हैं आपके लिंक्डइन से कोरिलेट करके। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी टेलीकॉम में है, कौन सी कंपनी रिटेल में काम कर रही है? तो यूजुअली जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी टियर 1 कंपनियां, चाहे इन्फोसिस हो, इंडियन कंपनी का अगर नाम ले, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, HCL हो, ये सारे वर्टिकल्स में काम करते हैं। अगर एमएनसी की बात करें तो कैपजेमिनी हो, एक्सेंचर हो, IBM है, ये सारे कंपनी सब में बात काम करती हैं। तो आप इनको टारगेट कर सकते हो कि हाँ अगर लिंक्डइन पे आप सर्च करोगे बिजनेस एनालिस्ट इन कैपजेमिनी, बिजनेस एनालिस्ट इन एक्सेंचर, आपको लाखों लोग निकल के आ जाएंगे। आप उनसे कनेक्ट कीजिए और उनके थ्रू आप उनके रिक्रूटर से कनेक्ट कीजिए। जब आपके प्रोफाइल पे इतनी सारी चीजें लिखी होंगी कि यस आई एम सर्टिफाइड ऑन, आई एम CBAP सर्टिफाइड या आई एम CSPO सर्टिफाइड, आई एम हैविंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम द डोमेन इंडस्ट्री, नो वंडर आपके पास कॉल्स आएंगी। और आपको अगर आपने इतनी सर्टिफिकेशन करके है तो आपकी सैलरी 4.5 से बढ़कर के सीधा 7.5 8.5 के आसपास पहुंच जाएगी। So, अब मेरे हिसाब से एक बार ये क्वेश्चन हम अपने एटलीस्ट जो यूजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे पूछ लें कि बिजनेस एनालिस्ट रोल से रिलेटेड अगर उनके पास कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो। बिकॉज मैं ये चाहूंगा प्रभात सर कि अभी हमारे पास वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम अभी 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं अगर किसी के माइंड में कोई डाउट है, क्वेश्चंस हैं। अदरवाइज हम ना एक इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे जिसके अंदर हम डोमेन नॉलेज कैसे एक्वायर कर सकते हैं उस पर अभी तो बहुत सारे संदीप, अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं। हमको ऐसा लग रहा है सर बिकॉज तो हमको ऐसे ही लग रहा है कि सर हो सकता है इस पे हमको वेब सीरीज बनानी पड़ जाए, हो सकता है हमको 2-3 वीडियोस ऐसे बनाने पड़ जाए जिससे कि शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंडिया के अंदर भला हो सकेगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों को आईटी का मतलब ही यही लगता है कि C++,
पाइथन या हम कुछ कोर जावा, एडवांस जावा ये सीख लें तो हमारा करियर बन जाएगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपना करियर नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी बना सकते हैं, जो कि आज प्रभात सर ने हमें बताया। तो दोस्तों आप सर से अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे पास अभी कुछ टाइम है, आप पूछ सकते हैं सर से। एनीवन कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सर जैसे आपने बताया कि अगर किसी को, मैं शुभम बोल रहा हूँ सर। हाँ शुभम बोलिए। सर जैसे आपने बताया कि अगर किसी को बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो वो कोर्सेज कर सकता है, जैसे आपने अजाइल का बताया या बुक ऑफ नॉलेज बिजनेस एनालिस्ट का बताया। इसको करने के पहले क्या कुछ चीजें होती है जो हमें कुछ स्टडी करना चाहिए या कुछ पढ़ना चाहिए या कुछ बुक नॉलेज या कुछ? थैंक शुभम, अच्छा क्वेश्चन है आपका। बुक्स क्या बहुत ही पढ़नी चाहिए? राइट। सो अगर आप बीए बॉक पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा सा बीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं वो अगर थोड़ा भी पढ़ लें तो बहुत ही हेल्प होगा। अदरवाइज बीए बॉक जो है ये अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है बिजनेस एनालिस्ट के लिए। इसमें बिजनेस एनालिस्ट का बी से लेकर के टी तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप सीधा उसके ऊपर भी जंप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सीएसपीओ करना चाह रहे हैं तो उसके पहले आपको अजाइल समझना पड़ेगा कि अजाइल क्या है, अजाइल के अंदर कितने वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स हैं उसके, जैसे स्क्रम उसका वाइडली यूज्ड है। तो सीएसपीओ जो है आपका सर्टिफाइड स्क्रम प्रोडक्ट ओनर होता है। तो ये सब समझना पड़ेगा पहले कि वो चीज़ें क्या हैं, क्या डिफरेंस है अजाइल में और वाटरफॉल में। अगर आप चाहें तो एक सेशन हम उस पर भी रख सकते हैं जो कि आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग देगा। बट बीए बॉक अपने आप में आप डे 1 से पढ़ सकते हैं और पूरी समझ में आएगी उसमें। ओके सर, थैंक यू शुभम। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेगा? अभी हमारे पास 1 मिनट और है, उसके बाद ये पर्टिकुलर सेशन ऑफ हो जाएगा। एनीवन वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन टू प्रभात सर? ओके। सो दोस्तों आज जो प्रभात सर से हमारा डिस्कशन हुआ उसमें उन्होंने बिजनेस एनालिस्ट के बारे में बताया। ना केवल ये बताया, उन्होंने ये भी बताया कि इंडस्ट्री के लिए क्या स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस होते हैं जो एक नॉन आईटी बैकग्राउंड का पर्सन प्रोफेशनल बनने के लिए कर सकता है। एजाइल डेवलपमेंट क्या होता है सर ने उसके ऊपर भी बात करी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो, बिकॉज आईटी का जो एक डोमेन है, आईटी सेक्टर जो है एक ओशन की तरह डीप है। इसमें एक पर्टिकुलर सेशन में हम लोग तो सोच रहे थे कि आज ही हम सारी चीजें सर से बात कर पाएंगे, लेकिन ये 40 मिनट्स जो हमारे साथ समय की पाबंदी जुड़ी हुई है, हम डेफिनेटली हर वीक सर को बुलाएंगे, कोशिश करेंगे, सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि 2-3 सेशन सर के हों जिसमें सर डोमेन नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं उसके बारे में बताएं, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस में कैसी सैलरीज मिल सकती है उसके बारे में बताएं, जॉब आ जाए, जॉब मिल जाए, उसके बाद क्रॉस ओवर पोजीशंस क्या क्या होती हैं, हाउ अ पर्सन कैन गेट इनटू क्रॉस ओवर पोजीशंस। टेक्निकल स्किल्स की भी अगर हम बात करें तो उसमें एडवांस लेवल की टेक्निकल स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। आईटी कंपनी के अंदर आज हमको जॉब तो मिल गया, लेकिन आईटी कंपनी के अंदर हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे एनहांस कर सकते हैं अपने आप को, उसके बारे में सर हमको बताएंगे आने वाले कुछ वीडियो में। और ना केवल ये एमबीए स्टूडेंट से रिलेटेड है तो स्विचिंग जॉब भी आएगा। सो हाउ यू कैन स्विच अ जॉब एंड हाउ यू कैन एनहांस योर सैलरीज। आप 40-50 हजार रुपए की सैलरी से स्टार्ट करके आप 50 लाख रुपए तक की सैलरी पे जा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि मोटिवेट मी एस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं और प्रभात रंजन जैसे कई अच्छे जाने माने सेलिब्रिटीज को हम बुलाएंगे जो कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटी नहीं है, वो अपने खुद के डोमेन के आईटी या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले सेलिब्रिटीज रहेंगे, जिसके अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे लोग बुलाएंगे जिससे कि आपका भला हो, सब्सक्राइबर्स का भला हो और ये जो लिंक जिसके पास जाएगी दोस्तों उसका भला हो। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ऐसे लोगों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों जो बीएससी करके घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं मदद होगी दोस्तों। क्योंकि नॉलेज जितना आप बांटेंगे उतना नॉलेज आपको भी बढ़ेगा, आपका भी नॉलेज ऑब्वियसली एनहांस होगा। सो दिस इज संदीप कक्कर साइनिंग ऑफ फ्रॉम मोटिवेट मी एसके। आपने ये पर्टिकुलर वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात सर, आपका हृदय से मैं आभारी हूं कि आप
आपने हमारे स्टूडेंट्स का, जो जेनआईवीएम के स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूशन के, हमारे एक्स एमबीए कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपने ये पर्टिकुलर सेशन रखा और हमारे सब्सक्राइब